हेलो बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स। हमको पता है कि आप 12th क्लास में अगर हैं तो शुरू के केवल 4 चैप्टर हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, जिनमें न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आज आप 1 घंटे की जो भी क्लास होती है, अगर आप उसको प्रॉपरली समझते हो और आज क्लास को अच्छे से तैयार करते हो तो ये बात पक्का है कि आप सॉलिड स्टेट में जो 3 नंबर या 2 नंबर का जो भी न्यूमेरिकल आता है उसको आप आराम से करके पूरे नंबर गेन कर सकते हो। तो आज की क्लास हमारी केवल सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल को लेकर ही बनाई गई है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉलिड स्टेट के जो बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं वो कौन कौन आते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल की, तो यहाँ पर अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं कि भाई सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आते हैं, तो बेसिकली सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल आप 3 से 4 देखते हो। सबसे पहला जो सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल आता है वो होता है मेरा प्यारा बच्चा, जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मैं आज पहले इसका कॉन्सेप्ट दूंगा और कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है, पहचानोगे कैसे कि कौन सा फॉर्मूला या किस तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद कई सारे क्वेश्चन की हिंट देके मैं क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सबसे पहले 1 से 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है जिसमें बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताओ। एक नॉर्मल क्वेश्चन लिख के आएगा, उस क्वेश्चन में कहा जाएगा लास्ट टर्म कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। इस कंपाउंड के फॉर्मूले में 2 तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं। एक कंपाउंड का फॉर्मूला जिसमें वाइड का कॉन्सेप्ट है कि वाइड को कवर कर लिया गया, कैटायंस के थ्रू एनायन क्रिस्टल बना रहे हैं। और दूसरा जो मेरा प्यारा बच्चा एक न्यूमेरिकल आता है फॉर्मूले पर बेस, वो होता है कि एटम या कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल जो होते हैं, ये कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल कुछ पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं। पोजीशन का मतलब सेंटर पे, कॉर्नर पे या इस तरीके से कुछ पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे और फिर वो बोलेगा कि आप फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताओ। इसी में जो दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल आता है या दूसरा न्यूमेरिकल बोलो जो बनता है वो लगभग 2 से 3 नंबर में बनता है। ये है डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है इसका फॉर्मूला तो सभी लोग जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू mz अपॉन m0 aq, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन उस फॉर्मूले में आप क्या गलती करते हो, कहां से आपको गलतियां आपसे हो जाती हैं जिससे आंसर नहीं आ पाता है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनकी आप प्रॉपर फ्रेमिंग नहीं कर पाते हो। डेंसिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। केवल डेंसिटी में ही अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 टाइप के न्यूमेरिकल इसी से बन जाते हैं। एक न्यूमेरिकल और थोड़ा बचता है सॉलिड स्टेट में जो कि डिफेक्ट पर बेस है। जब मैं डिफेक्ट की क्लास लूंगा तो वो न्यूमेरिकल मैं उसमें कवर कर लूंगा, जिनमें आपने देखा होगा कि लगभग कुछ इस तरीके से फॉर्मूले लिखे होते हैं। यहाँ पर ये Ni 0.9801 इस तरीके से फॉर्मूला लिखा होता है और Ni2 प्लस या Ni3 प्लस का फ्रैक्शन पूछता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए पूरे सॉलिड स्टेट की मैं बात करूं तो पूरे सॉलिड स्टेट में ये केवल इसी 3 तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि सॉलिड स्टेट जैसे कि शुरू के 4 चैप्टर न्यूमेरिकल बेस है, तो अब जो खासकर बायो के बच्चे हैं जिनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से थोड़ा डर लगता है या जिनकी कैलकुलेशन नहीं सही है, वो सारे बच्चे प्रॉपर्ली क्लास को देखेंगे। इसके अलावा मैथ के बच्चे भी ध्यान देंगे, इसमें कैसे हम सोचेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है, सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। चलिए हम एक एक करके आते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पर आते हैं कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जैसा कि हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इसके क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं जिसमें हमने लिया टाइप नंबर 1। देखिए ये जो पहले टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है। इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में ज्यादातर वो क्रिस्टल की बात करता है। चलिए मैं एक क्रिस्टल बना देता हूं, उस क्रिस्टल से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने प्यारा बच्चा आपसे ये कहा कि माना मेरे सामने ये कोई क्रिस्टल है, एक यूनिट सेल है, क्रिस्टल नहीं बोलेंगे, यूनिट सेल बोलिए वो ज्यादा अच्छा है। हमने कहा कि माना आपने यहाँ पर एक यूनिट सेल बनाया। अब इस यूनिट सेल में अगर आप देख रहे हो ये जो जगह है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स बोलते हैं। आप इन प्लेस को क्या बोलते हो, कॉर्नर्स। जब एटम कॉर्नर पर होते हैं, देखिए 2 ही 3 जगह है या 2 ही 3 लोकेशन है जिस पर कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल रहते हैं और उन्हीं पर बेस बना के न्यूमेरिकल बनाया जाता है। कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल या तो कॉर्नर पर होंगे, कॉर्नर के अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसमें कभी-कभी न्यूमेरिकल में वर्ड यूज किया जाता है कि कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल बिल्कुल बीचों बीच बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब इनसाइड द
यूनिट सेल है। तो जो कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल है वो कहां पर प्रेजेंट है? बॉडी में प्रेजेंट है। कभी-कभी ये बात बोल दी जाती है। इसी में जो तीसरी बात बोली जाती है वो ये बोला जाता है कि कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट है। माना उन्होंने कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल बनाया और कहा कि कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट है? वो फेस पे प्रेजेंट है। आप जानते हो सभी लोग कि टोटल हमारे यूनिट सेल में कितनी फेस होती है? 6 फेस होती है। तो पहला फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होता है वो इस बात पे बनता है कि किस जगह पे कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल है, वो कॉर्नर पर है, वो बॉडी के बीचों बीच में प्रेजेंट है या फेस पे प्रेजेंट है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर न्यूमेरिकल बनाया जाता है। मैं न्यूमेरिकल की थीम आपको समझाता हूं कि न्यूमेरिकल की थीम कैसे होती है। सबसे पहले इनके जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो वो न्यूमेरिकल कुछ ऐसे बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। वो कुछ ऐसे बोलेंगे कि माना मेरे सामने एक कोई कंपाउंड है, कहेगा इन अ कंपाउंड, पहले वो कोई कंपाउंड की बात करेगा। इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में कहेगा कि कोई कंपाउंड है वो P या Q एलिमेंट से मिलकर बना है, या फिर वो X या Y एलिमेंट से मिलकर बना है, A या B एलिमेंट से मिलकर बना है। जो पहले तो वो बोलेगा कि इनके जो कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल कुछ है, ये कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल उस यूनिट सेल के किस पोजीशन पर है वो बोल देगा। कहेगा कि कंपाउंड जो होता है वो मेडअप होता है, बना हुआ है किससे? P एंड Q से बना है। इन विच वो फिर कुछ लैंग्वेज बोलेगा, कहेगा कि इन विच जो P है वो P कहां प्रेजेंट है? P आर प्रेजेंट। P जो होते हैं वो प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। वो जितने कॉर्नर्स हैं सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ऑल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। वो कह सकता था फेस पे भी प्रेजेंट है, न्यूमेरिकल ये कह सकता था कि बॉडी पे भी प्रेजेंट है, जो उसको कहना था वो सब कह सकता था। और लास्ट में वो कहेगा एक रटी रटाई लैंग्वेज कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमको पता चला कि जो P है वो कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पर प्रेजेंट है। एंड जो Q है एंड Q आर प्रेजेंट। जो Q वाले Q टाइप के जो एटम्स, जरूरी नहीं कि Q एक ही हो, जो Q टाइप के जो एटम्स होते हैं, Q एटम्स जो हैं वो कहां पर मेरा प्यारा बच्चा प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट एट ऑल द फेसेस। वो सारी फेसेस पे प्रेजेंट हैं ऑफ द यूनिट सेल। जितनी भी फेस है यूनिट सेल की उस पर प्रेजेंट है। और आपसे वो क्या कहेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आपसे एक लाइन बोलेगा कि बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आप बताइए क्या फॉर्मूला है कंपाउंड का। ये क्वेश्चन आपसे वो पूछता है इस तरीके से। देखिए फिर से एक थीम कवर कर लीजिए। फॉर्मूला पर बेस्ड दो तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं, एक वाइड वाला कॉन्सेप्ट हो गया और एक लोकेशन को ऑक्युपाई करने वाला हो गया। अभी जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं उनमें कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल कुछ लोकेशन को क्या करते हैं? ऑक्युपाई करते हैं। अब क्वेश्चन तो तुमने देख लिया, जो चीज हमें पता होनी चाहिए पहले मैं उस पर थोड़ा हिंट दूंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा जेड कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम है ना यूनिट सेल, वो निकालना सीखा था। जेड, जैसे कि अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं तो सिंपल क्यूबिक में जेड की वैल्यू कितनी होती थी? 1। एफसीसी फेस सेंटर जो होता था उसमें जो जेड की वैल्यू निकल के आती थी मेरा बच्चा वो 4 आती थी, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो जेड की वैल्यू निकल के आती थी वो 2 निकल के आती थी। कैसे निकल के आता था ये पता होना चाहिए, तभी आप ये इधर वाला न्यूमेरिकल भी कर पाओगे। वहां पर कुछ ऐसे निकल के आता था। आपको पता था कि जो सिंपल क्यूबिक होता था उनमें कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल 8 होते हैं और वो केवल कॉर्नर पे होते हैं। 8 होते हैं और केवल कॉर्नर पे होते हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि जो एटम या जो कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है उसका केवल 1/8 हिस्सा ही 1/8 हिस्सा ही यूनिट सेल में है। जो एटम या कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल कॉर्नर पर होते हैं वो 1/8 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो टोटल कितना एटम के इक्वल निकल के आएगा? 8 एटम होते हैं, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 1/8 मींस ये कितना निकल के आया? 1 के इक्वल निकल के आया। मतलब 8 कॉर्नर पे कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल हैं, लेकिन वो जितना जितना कंट्रीब्यूट करते हैं यूनिट सेल पे उनको सबको मिलाकर पूरा एक एटम ही इक्वल के इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है। तो आपको जेड की वैल्यू 1 निकल के आ गई। फेस सेंटर में देखिए, फेस सेंटर में आपको पता था कि फेस सेंटर में कहां-कहां प्रेजेंट होते हैं? हाँ, 8 कॉर्नर पे, और जितनी भी फेस होती है 6 फेस, तो 8 कॉर्नर पे तो कंट्रीब्यूट कितना करेंगे? 1/8 प्लस 6 फेस हैं और फेस वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 1/2, तो 1/2 कंट्रीब्यूट करते हैं इन द यूनिट सेल। तो पूरा जब सॉल्व करोगे तो आपको 4 निकल के आ जाएगा जेड की वैल्यू। सिमिलरली बॉडी सेंटर में 8 तो कॉर्नर पे होते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल कॉर्नर पे तो 100% होते हैं, चाहे वो जिस टाइप का यूनिट सेल हो। तो 8 कॉर्नर पर है और कॉर्नर के अलावा बिल्कुल बीचों बीच बॉडी में है, और जो बॉडी के बीचों बीच में है वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। आप देख रहे हो कि नीला वाला जो कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल है वो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर है।
एक कमरे के अंदर कोई एटम पूरा का पूरा है तो आप पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट माना जाएगा ना, तो ये कंट्रीब्यूशन पूरा ले लिया गया जो बॉडी में था, इससे z की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। ये जो z की वैल्यू आप देख रहे हो इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी डेंसिटी के न्यूमेरिकल में। इधर की बातें तो छोड़िए, अभी हमने ये सीखा कि हमारे इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में जो न्यूमेरिकल की अप्रोच है, उस न्यूमेरिकल की अप्रोच में जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन में फार्मूला पर बेस क्वेश्चन बनता है, और फार्मूले पर बनने वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिनमें पहले टाइप में कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल कुछ लोकेशन को ऑक्युपाई करते हैं और फिर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछेगा। तो एक मैंने एग्जांपल के थ्रू आप एक एग्जांपल को देते हुए मैंने एक न्यूमेरिकल बनाया है, पहले आप इस क्वेश्चन को सीख लीजिए, फिर मैं एक साथ सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा। अब ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले आप देखिए कि कहां-कहां प्रेजेंट है। आप इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ p एटम्स, जो p टाइप के एटम्स हैं वो कितने होंगे। तो देख लो पहले p कहां पे प्रेजेंट है, p कहां पे प्रेजेंट है, आठों कॉर्नर पे, आठों कॉर्नर पे है तो कितना आ गया 8 तो 8 है प्रेजेंट, कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूट कितना करेंगे 1/8, मतलब टोटल नंबर ऑफ p की वैल्यू कितनी आई 1। सिमिलरली अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ q एटम्स, टोटल q कितने प्रेजेंट हैं, तो q एटम्स भी निकाल लीजिए। q कहां प्रेजेंट है मेरा प्यारा बच्चा, ऑल द फेसेस, हो सकता है कोई फेस ना भी प्रेजेंट हो किसी फेस पे, तो उसके भी क्वेश्चन कैसे डील करेंगे वो अभी हम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल अभी q सारे फेस पे हैं और सारे नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं 6, और फेस पे अगर प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, अच्छा मैं यहां पर थोड़ा गलत लिख गया, ये 1/8 होगा, ठीक है, क्योंकि जो कॉर्नर पे होते हैं वो कंट्रीब्यूट कितना करते हैं 1/8। तो यहां पर q जो निकला वो फेस पे प्रेजेंट था और फेस वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 1/2, तो सॉल्व किया तो कितना निकला नंबर ऑफ q 3। आपने निकाल लिया कि p के नंबर कितने हैं 1, आपने निकाल लिया कि q के नंबर कितने हैं 3, रेशियो निकाल दो, रेशियो आपने निकाला p/q और p/q का रेशियो कितना निकला 1:3, जिससे जो फार्मूला बन के आया वो फार्मूला सीधे क्या बन के आ जाएगा pq3। ये देखिए उस कंपाउंड का क्या आ गया फार्मूला आ गया। मतलब न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है, जो कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल जहां प्रेजेंट है उसके कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे उसके टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल लो, सिमिलरली दूसरे के टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल लो, उनका रेशियो लिखो और उसी रेशियो के बिहाफ पे आपके सामने क्या होगा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बन जाएगा। इस न्यूमेरिकल के बाद आपने ये जाना कि जो फार्मूला हम लोग लगाते हैं, एक तो जो फार्मूला बनाने वाला कंपाउंड है उसमें कॉर्नर या बॉडी पर या फेस की बेसिस पे जो न्यूमेरिकल बनता है, इसके अलावा जो दूसरा फार्मूला बताओ या फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का, इस बेसिस पे जो न्यूमेरिकल बनता है उसकी थीम समझिए। देखिए न्यूमेरिकल करने से पहले कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि आपको यह पता हो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है या उसकी फ्रेमिंग क्या होती है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। एक्चुअली जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो दूसरा क्वेश्चन बनता कैसे है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जब दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इसमें ज्यादातर देखा क्या गया कि आयनिक कंपाउंड के बारे में बात की जाती है। सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं और उस आयनिक कंपाउंड के बारे में वो लोग डिस्कशन करते हैं। आयनिक कंपाउंड में बेसिकली दो हिस्से होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कैटायन और एक को हम लोग क्या बोलते हैं एनायन। देखा गया कि इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में वो क्या बोलते हैं कि एनायन जो है, एनायन क्या कर रहा है, वो क्रिस्टल बना रहा है, क्रिस्टल की फ्रेमिंग कर रहा है, मे बी वो FCC स्ट्रक्चर हो सकता है, मे बी वो BCC स्ट्रक्चर हो सकता है, SCP स्ट्रक्चर, कुछ भी। वो कुछ ऐसे बोलेंगे कि जो एनायन होते हैं, एनायनिक जो पार्ट होता है आयनिक कंपाउंड का, वो क्रिस्टल बना रहा है। जब वो क्रिस्टल बनाएगा तो होगा क्या, जब वो क्रिस्टल लैटिस बनाएगा तो जो एनायन है वो एनायन कुछ इस तरीके से क्रिस्टल बना देंगे। जैसे वो क्रिस्टल बनाएंगे तो क्रिस्टल बनाने के दौरान वहां पर कुछ वाइड क्रिएट हो जाएंगे। कौन कौन से वाइड बेटा क्रिएट हो जाएंगे, या तो मान के चलो कि टेट्राहेड्रल वाइड क्रिएट हो जाएगा या तो ऑक्टाहेड्रल वाइड क्रिएट हो जाएगा। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, जब एनायन क्रिस्टल बनाया करेंगे तो एनायन के क्रिस्टल बनाने के टाइम पे वहां पर कुछ वाइड क्रिएट हो जाएंगे, कुछ वाइड टेट्राहेड्रल तरीके के होंगे, कुछ वाइड ऑक्टाहेड्रल शेप के होंगे। अब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या कहता है कि जो कैटायन है वो कैटायन उन्हीं वाइड को क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। कैटायन जो होते हैं वो उन्हीं वाइड को क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। कितना वाइड ऑक्युपाई करेंगे ये न्यूमेरिकल में दे रखा होगा और फाइनली आपसे वो कहेंगे कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। फिर समझिए सबसे पहले न्यूमेरिकल कैसे आएगा, वो कुछ ऐसे बोलेंगे कि माना एक मेरे सामने आयनिक कंपाउंड है MX, जिसमें से एनायनिक हिस्से ने क्रिस्टल बनाया,
क्रिस्टल बनाने पे कुछ वाइड क्रिएट हुई और कैटायन जो थे उन वाइड को क्या कर रहे हैं, ऑक्युपाई कर रहे हैं। और आप बताइए कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। कुछ न्यूमेरिकल इस थीम पे आते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल हम लोग कैसे डील करते हैं उस चीज को थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे ऐसे न्यूमेरिकल की डीलिंग की जाती है। एक मैं न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ और आपको समझा भी दे रहा हूँ। देखिएगा, माना मेरे सामने मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा, मैंने कहा कि इफ एन ऑक्साइड, माना कोई एक ऑक्साइड है। ऑक्साइड का मतलब जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्साइड बनाता है। अगर माना मेरे सामने कोई ऑक्साइड है, उसमें क्या हो रहा है कि जो ऑक्साइड आयन होते हैं, ऑक्साइड आयंस फॉर्म HCP लैटिस। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि जो किसी भी आयनिक कंपाउंड का एनायनिक हिस्सा होता है, वो एनायनिक हिस्सा क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है। यहाँ भी उन्होंने वही लैंग्वेज किया, उन्होंने उसी लैंग्वेज का यूज किया है। कहा है कि एक ऑक्साइड है, वो ऑक्साइड क्या कर रहा है, HCP लैटिस या HCP स्ट्रक्चर या HCP क्रिस्टल बना रहा है। जब HCP क्रिस्टल बनाएगा तो वाइड क्रिएट हो जाएंगे। कौन कौन वाइड, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब वो क्या बोलेगा, इन विच, ऐसे बोलेगा इन विच कैटायंस, कहेगा इन विच कैटायंस। कैटायन मान के चलो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मान के चलिए मैंने दो कैटायन ले लिए, मैंने कहा इन विच द Fe2+, हमने ऐसे कहा कि दो कैटायन है Fe2+, Fe3+, या फिर आप Fe2+ ना लो, ऐसे ले लो। इन विच द A2+ जो कैटायन है वो क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है। अब वाइड बनेंगे दो तरीके के। अब कैसे वो ऑक्युपाई कर रहा है, कह रहा है A2+ ऑक्युपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड, और सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई कर रहा है। और फिर क्वेश्चन में क्या पूछेगा, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आपको क्या निकालना है, कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। मेरे बच्चों एक बात फिर से दिमाग में ध्यान से बैठा लो, जब भी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पर बेस न्यूमेरिकल आएगा तो उस न्यूमेरिकल में हमेशा दो चीजें पूछी जाएंगी। या तो दो तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे, या तो जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल है वो कॉर्नर को, फेस को, बॉडी में ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, या दूसरे तरीके के न्यूमेरिकल में आयनिक केस में एनायन क्रिस्टल बनाया करेगा, कैटायन बनने वाली वाइड को ऑक्युपाई करेंगे। ये दो तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं फॉर्मूला पर बेस। अब ऐसे क्वेश्चन की डीलिंग कैसे करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देखिए दो लैंग्वेज तो बड़ी कॉमन है, शुरू की जो दो तीन लाइनें हैं वो बिल्कुल कॉमन है। आप सबसे पहले माना करो लेट द नंबर ऑफ एनायन, एनायन यहाँ पे कौन है, ऑक्साइड आयन। तो टोटल नंबर ऑफ जो एनायन हो, जो भी नेगेटिव हिस्सा हो, उसे तुम x मान लो या n मान लो। बिल्कुल क्लियर कट बात। आपने जब सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड एटम के इक्वल ही होते हैं जो क्रिस्टल बनाते हैं। और क्रिस्टल कौन बना रहा है, एनायन, तो एनायन के बराबर ही ऑक्टाहेड्रल वाइड हो जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2n। ये तीन लैंग्वेज बिल्कुल कॉमन है, ये तीन लैंग्वेज हर न्यूमेरिकल में यूज होगा, ये बात अपने भेजे में बैठा लीजिए। मतलब जो भी एनायन होगा उसके नंबर n मान लेना, जो टेट्राहेड्रल वाइड होंगे वो 2n हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड n हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास केवल एक ही टास्क रह गया और वो ये है कि तुम नंबर निकालो कैटायन के। अब आपको नंबर ऑफ कैटायन निकालो, द नंबर ऑफ A2+। अब नंबर ऑफ A2+ कितने हो जाएंगे, देखो A2+ है कहां कहां, ये चेक करो। A2+ पहले 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड पे, तो 2/3 और टेट्राहेड्रल वाइड टोटल कितने हैं, 2n है। प्लस वो केवल एक ही जगह पे नहीं है, साथ ही साथ में एंड का मतलब प्लस होता है। और सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड के नंबर कितने हैं, n। इतनी जगह पे A2+ है, तो A2+ के जो नंबर निकले वो कितना निकला, 4n/3 प्लस कितना निकला, n, इतना निकला। सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने पे देखो कितना निकला, 7n/3। लास्ट हिस्सा है, अब आपको क्या करना है कि जो कैटायन और एनायन है इसका रेशियो निकालो। कैटायन एनायन का जब रेशियो निकाला तो कैटायन के नंबर कितने हैं, 7n/3, एनायन के नंबर कितने हैं, n। रेशियो कितना निकला, 7/3:1। और आप जब एलसीएम ले लोगे तो उससे क्या निकलेगा, 7:3। मतलब जो कंपाउंड का फॉर्मूला होगा वो A7O3। ये देखिए उस कंपाउंड का फॉर्मूला जो है वो बन गया है। देखिए न्यूमेरिकल बड़े सिंपल होते हैं, बस केवल और केवल आपको क्या सीखना होता है कि न्यूमेरिकल करना कैसे है। हमने दोनों न्यूमेरिकल आपको बताए, अब आप इस न्यूमेरिकल को अगर समझ लिए हो, मैं ऐसे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और कराऊंगा। अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी के न्यूमेरिकल सीखने की कोशिश करते हैं।
जब प्यारे बच्चों आप डेंसिटी के न्यूमेरिकल पर जाओगे तो डेंसिटी का न्यूमेरिकल सीखने से पहले आप डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है उसको सीखो, उसका डेरिवेशन सीखो, उस पर बेस भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे। देखिएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यहाँ डेंसिटी है किसकी? डेंसिटी हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो जो डेंसिटी होती है यूनिट सेल की उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? mz डिवाइडेड बाय n नॉट aq। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेरिवेशन करके देखते हैं। डेरिवेशन किसका है बताइए जरा, डेरिवेशन किस चीज का करने जा रहे हो? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो चलिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब आपको मालूम है प्यारे बच्चों, तुम्हें जिसकी डेंसिटी निकालनी है पहले तो उसका मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो फॉर्मूला होता है। मतलब तुम्हें लिखना क्या पड़ेगा? मास ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल का मास है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जो वॉल्यूम होता है यूनिट सेल का, उस यूनिट सेल का वॉल्यूम रखना पड़ेगा। अब अगर मास आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहां समझो, माना ये यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल तो एक स्ट्रक्चर है, इसका खुद का मास नहीं है। यूनिट सेल का मास होगा किस चीज का? जो उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है। अब कितने एटम होंगे ये आप पहले से थोड़ी फिक्स कर सकते हो, ये तो देखना पड़ेगा ना कि कौन से टाइप का क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है। तो हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं? जेड को ही नंबर ऑफ एटम कहते थे। सिंपल क्यूबिक में 1, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2, तो टोटल एटम कितने हो गए? जेड। तो एक तरीके से जो मास होगा वो जेड एटम का ही तो निकलेगा। तो यहां पर जो डेंसिटी होगा वो कैसे निकलेगा? जेड इनटू मास ऑफ वन एटम। जो एक कोई एटम होगा या एक कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होगा उसका जो मास होगा इनटू टोटल जेड एटम, ये यूनिट सेल के मास के इक्वल निकलेगा। अगर इसके अंदर टोटल माना 4 एटम है तो 4 एटम इनटू एक मास ऑफ एक एटम, तो ऐसे निकलेगा फॉर्मूला। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसकी जो एज लेंथ होती है वो a होती है। आपको पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना निकलता है? a क्यूब। आपने a क्यूब लिख दिया, आपने वही a क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहां पर रख दिया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमारे सामने टास्क ये है कि हम एक एटम का या एक जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल है उसका मास कैसे निकालें। याद करो क्लास 11th में जब तुम एक एटम का मास निकालना होता था, जैसे एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता था मेरे प्यारा बच्चा? 16 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ऐसे ही तो सॉल्व करते थे। बिल्कुल वैसे ही माना एक नाइट्रोजन का जब मास निकालना होता था 14 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो किसी भी एक एटम का जो मास निकलता है वो निकलता कैसे है? उसका एटम का मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो आप ये यहां पर वैल्यू रख दोगे। जैसे ये वैल्यू रखोगे तो निकला क्या? Z इनटू m डिवाइडेड बाय n नॉट, और यहां पर क्या निकल जाएगा? a क्यूब। इस चीज को जो ऊपर हमने लिखा है इसको याद रखना, न्यूमेरिकल में तुम्हें हेल्प करेगा ये चीज। क्या ये चीज है? ये मास है एक यूनिट सेल का, मास ऑफ वन यूनिट सेल। वहां पर जब मैं आपसे कहूंगा कि एक यूनिट सेल का मास बताओ कितना होता है, तो आप ये याद रखना, अच्छे डेंसिटी के जो ठीक ठाक न्यूमेरिकल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछता है तब आपको ये बड़ा हेल्प करेगा फॉर्मूला। तो मास ऑफ एक यूनिट सेल का फॉर्मूला ये निकला। आपने जब इसको पूरा सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे जो फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया था, देखो वही फॉर्मूला आपके सामने यहां पर बन के आ गया। फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया। इस फॉर्मूले में तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या चीजों का ख्याल रखना है वो ध्यान दो। एक्चुअली में ये जो m है इसे हम बोलते हैं मोलर मास, या फिर हम इसे बोलेंगे एटॉमिक मास। ज्यादातर न्यूमेरिकल में ये चीज दे रखा होता है या ये चीज पूछेगा। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो 27 उसका मास हो जाता है, या NaCl की बात करें आप टोटल मास ऐड कर लोगे 23 + 35.5, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। जेड जो होता है ये टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम निकलता कैसे है। टोटल नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में कितना होता है मेरा प्यारा बच्चा? 1। बीसीसी में कितना होता है जेड की वैल्यू बताइए? 2। और एफसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है मेरा प्यारा बच्चा? 4। ये बात है। n नॉट एवोगाड्रो नंबर होता है, इसकी वैल्यू 6.023 × 10⁻23 होती है। ए जो होता है वो क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा? एज लेंथ। ए जो होता है वो एज लेंथ होता है, और ये एज लेंथ जो होगा उसको ए से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। और डी जो होती है ये डेंसिटी होती है, डी जो होती है वो डेंसिटी होती है। अब इसके जब न्यूमेरिकल करने चलोगे तुम
तो न्यूमेरिकल करते समय कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। क्या बातों का ख्याल रखना है कि अगर डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, अगर डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये बात 100% याद रखिएगा कि जो एज लेंथ होगी वो किस में रखनी होगी आपको, सेंटीमीटर में। सिमिलरली अगर न्यूमेरिकल में डेंसिटी गिवन है या डेंसिटी पूछी जाए किसमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो ऐसी कंडीशन में जो एज लेंथ होगी वो आपको मीटर में रखना कंपलसरी है। ये छोटी सी बात है लेकिन केवल इसी पर ही न्यूमेरिकल आपका गलत हो सकता है। डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है तो एज लेंथ सेंटीमीटर में, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चल रहा है तो जो एज लेंथ होगी वो किस में रखेंगे आप लोग, मीटर में रखेंगे। समस्या क्या है, न्यूमेरिकल में आप देखोगे कि जो एज लेंथ होता है वो पिकोमीटर में दिया होता है, कुछ ऐसे दिया होता है। एग्जांपल एज लेंथ 412 पिकोमीटर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। क्या कन्वर्जन फैक्टर कि 1 पिकोमीटर बराबर 10 टू द पावर -12 मीटर होता है और 1 पिकोमीटर बराबर 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर होता है। कई किताबों में उन्होंने फॉर्मूला मॉडिफाई करके बना ही दिया है, खासकर आईएससी बोर्ड की किताबों में देखोगे तो 10 टू द पावर -30 लिख दिया है। लेकिन आप उन फॉर्मूलों को मत मगिंग अप करो, आप उनको रटो मत, आप कॉन्सेप्ट सीखो। अब माना एज लेंथ 412 पिकोमीटर थी, मुझे इसको सेंटीमीटर में रखना है, तो क्या निकल के आ जाएगा, a × 412 × 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। आप वैल्यू रखिए और सीधे आंसर निकल के आ जाएगा। अब डेंसिटी पर बेस न्यूमेरिकल अगर तुम देख रहे हो तो कुछ चीजें तो तुमको यहीं से ही क्लियर हो जाएगा। 5 टाइप के न्यूमेरिकल तो ऐसे ही दिख रहे होंगे तुम्हें, 5 1 2 3 4 5 टोटल 5 टर्म दिख रहे हैं। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू तो फिक्स होती है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल में कहता है अवोगाड्रो नंबर निकालो, सब दे रखा होगा, तो 5 में से कोई भी 4 दे रखा होगा और एक चीज निकालने को कहेगा। क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, आईएससी में तो हर साल डेंसिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आया हुआ है और सीबीएसई में भी न्यूमेरिकल इसका काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको बस इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमें वैल्यू रखनी कैसे है। आप वैल्यू को समझ के कौन सी वैल्यू किसमें रखनी है उस पर बेस क्वेश्चन करिए, कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस करिए, 3 नंबर आपके हाथ में ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे अगर आप थोड़ी भी मेहनत कर लोगे। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमने दिए। पहला न्यूमेरिकल फॉर्मूला पर बेस, 2 तरीके के न्यूमेरिकल सिखाए, फिर मैंने आपको सिखाया डेंसिटी पर बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इनके न्यूमेरिकल बनते कैसे हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं और उन न्यूमेरिकल को प्रेजेंट करने के साथ ही साथ मैं क्या करूंगा कि उनमें हिंट दूंगा आपको कैसे करना है, और आप लोग उसी हिंट को समझते हुए घर पर अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू उनको ट्राई करिए और बाकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिए, आप आराम से अच्छे नंबर ले आओगे। ठीक है, देखिए चलिए जी हम देखते हैं कि क्या है आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल इस पर बेस में समझाता हूं। देखिए यहां मेरे सामने मैं एक बार आपके सामने दोबारा लेके आता हूं कि कहां पर है न्यूमेरिकल्स। तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल इसके सेलेक्ट किए हैं जिससे मैं आपको वो चीज समझा पाऊं। ठीक है, देखता हूं न्यूमेरिकल अगर होगा। देखिए उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल दिख रहे होंगे। पहले अगर आप देख रहे होंगे तो ये न्यूमेरिकल किस पर है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखा नहीं है, वो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड है। तो कंपाउंड पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे है, देखिएगा पहला क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन का तरीका बता चुका हूं, ऐसी कोई कठिन चीज नहीं कि आप क्वेश्चन कर ना पाओ। सबसे पहले जैसे आप क्वेश्चन करने गए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कंपाउंड है, बना किससे, P और Q से बना है, क्यूबिक अरेंजमेंट है जिसमें P कॉर्नर पे, अच्छा कॉर्नर और वो वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, सॉल्यूशन करोगे कैसे, द टोटल नंबर ऑफ P एटम्स, जो टोटल नंबर ऑफ P है, P जो एलिमेंट है वो टोटल कितने हैं, देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ P, वो कैसे पता चलेगा सर, जहां वो ऑक्युपाई कर रहे हैं, कहां ऑक्युपाई कर रहे हैं, P एटम ऑक्युपाई कॉर्नर ऑफ द क्यूब, तो कॉर्नर सारे ऑक्युपाई कर रहे हैं, कितने कॉर्नर होते हैं 8, और कंट्रीब्यूशन कितना करेगा अगर P वहां पर प्रेजेंट है 1/8, तो एक तरीके से 8 जगह पे तो P है, लेकिन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के हिसाब से मैं देखूं तो टोटल P की वैल्यू कितनी निकली 1। सिमिलरली नंबर ऑफ Q एलिमेंट अगर मैं बात करूं कि Q एलिमेंट्स कितने हैं, मैं अगर उसकी बात करूं तो देखिए Q कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट फेस सेंटर्स, वो जितने फेस है उस पे प्रेजेंट है,
कितने फेस होते हैं मेरा बच्चा 6, तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। यही न्यूमेरिकल मैंने बना के समझाया भी था इसी जैसा। तो देखो Q के नंबर कितने निकले 3, रेशो निकालो P/Q, P/Q का रेशो कितना निकला 1:3, तो सीधा जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा PQ3। ये जो होगा ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड का मेरा बच्चा देखिए फॉर्मूला बन गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि ये न्यूमेरिकल कैसे करना है। आपको बस एटम जहां जहां ऑक्युपाई कर रहा है उन एटम के नंबर निकालने होंगे, उन्हीं का रेशियो निकालो, सीधे फॉर्मूला आता है। चलिए देखता हूं क्या और कोई न्यूमेरिकल इस पर बेस। मैं देख रहा हूं मेरे सामने एक न्यूमेरिकल और दिख रहा है उसी जैसा। इसमें देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखो तो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है ए एंड बी का। ए कहां पे है, सेम ही क्वेश्चन करने का तरीका, टोटल नंबर ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ ए एटम्स। देखो ए के कितने एटम्स हैं, ए है कहां, देखो लैंग्वेज पढ़ो, ए ऑक्युपाई कॉर्नर्स, सेम वही कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो कॉर्नर कितने होते हैं 8 इनटू कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा। अच्छा पहले उससे पहले प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ लो। ए ऑक्युपाई कॉर्नर, बी फेस पे प्रेजेंट है, लेकिन एक कॉर्नर अभी भी वैकेंट है, मतलब ए जो है वो 8 कॉर्नर पे नहीं है, वो उसमें से एक कॉर्नर खाली है, मतलब जो ए है वो कितने जगह पे प्रेजेंट है 7 कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ ए कितना निकला 7/8। अब आगे देखो नंबर ऑफ बी, देखो कितने निकलेंगे, बी एटम कितने हैं। अगर मैं बी एटम्स की बात करूं तो बी कहां पे प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है फेस पे, और सारी फेस पे, कोई खाली जगह नहीं है। फेस कितनी होती है 6, और फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, सॉल्व किया तो कितना आया 3। अब आपको लास्ट में करना क्या होता है, रेशियो निकालना होता है A/B। A/B का रेशियो निकाल लो, कितना निकला 7/8:3। जैसे 7/8:3 निकला, आप उसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया तो 7:24, ये इतना निकला। फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, क्या निकलेगा A7B24। देखिए हो गया चुटकियों में क्वेश्चन। क्वेश्चन कठिन होता ही नहीं है, बस बात इस चीज की है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन करोगे कैसे। अगर आज आपने इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखा और आपने प्रैक्टिस किया तो ये मान के चलो कि आप आराम से ठीक ठाक नंबर ले आओगे इनके न्यूमेरिकल्स में। कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो। चलिए इस टाइप के तो न्यूमेरिकल हमने प्रैक्टिस कर लिए। अब प्रैक्टिस करने के बाद एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है, इस दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का न्यूमेरिकल भी मैंने प्रैक्टिस करके बताया था कि न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, याद करिए। इस तरीके का न्यूमेरिकल, इसमें देखिए एनायन क्रिस्टल बनाते थे, कैसे करना सिखाया था बताइए। आप तुरंत क्या मानोगे, लेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन कर रहा हूं, लेट द नंबर ऑफ एनायंस। अब एनायन, लेट द नंबर ऑफ एनायंस, एनायन कितने मान लो, एनायन है कौन यहां y, तो लेट द नंबर ऑफ y, वो कितने मानोगे आप लोग n, याद करो ऐसे तो सिखाया था। दो लाइनें आगे की कॉमन थी क्या, तो नंबर ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल वाइड हो जाएंगे वो उतने ही हो जाएंगे, नंबर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2n। ये तीन लाइन हमेशा मैं कॉमन सिखाया हूं। अब आपको कैटायन के खाली नंबर निकालने हैं। सो द नंबर ऑफ x प्लस कितने हो जाएंगे, देखो कहां पर प्रेजेंट है, ये कैटायन कहां पे प्रेजेंट है, कैटायन प्रेजेंट है ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड, और यहां पर ऑक्टाहेड्रल वाइड कौन है n, तो कैटायन यहां पे प्रेजेंट है। रेशियो निकाल लो, ये जो x प्लस कैटायन और y माइनस एनायन, इसका जो रेशियो निकला है वो देखो कितना निकला n/n, मतलब 1:1। इसलिए जो फॉर्मूला निकलेगा वो फॉर्मूला क्या बन के आएगा xy। देखिए वही फॉर्मूला आपके सामने आ गया। बड़ा सिंपल फॉर्मेट है, बच्चे बस मेहनत नहीं करना चाहते हैं इसलिए वो क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, लेकिन आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे अगर थोड़ी भी मेहनत करोगे। बस आपको ध्यान देना है, न्यूमेरिकल कोई कठिन होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए उसी पर बेस। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है मेरा प्यारा बच्चा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म द एससीपी लैटिस। मैं हमेशा बताया हूं कि जो क्रिस्टल बनाता है वो कौन बनाता है, एनायन, मतलब बी यहां पर एनायन है। तो शुरू कहां से करोगे, लेट द नंबर ऑफ जो एनायन है, लेट द नंबर ऑफ एनायंस बी के नंबर कितने मानोगे आप, n मानोगे। सो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएंगे
वो कितने हो जाएंगे 2n, हमेशा ये बात आप पढ़े हो। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल जितने एटम होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं या जो क्रिस्टल बनाते हैं n। अब आपको कैटायन के ही तो नंबर निकालने हैं, आंसर आ गया। कैटायन देखो कहां पे, कैटायन यहां पे है कौन, एंड दो जाता है एलिमेंट A। ये थोड़ा सा सही लिखा नहीं, ठीक है समझ। तो जो नंबर ऑफ A है वो देखो कितने निकलेंगे, A जो कैटायन है वो कितना निकलेगा, A कितने हैं वो कहां है, देखो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल का मतलब टेट्राहेड्रल है कितने 2n है, यहां पे प्रेजेंट है। सॉल्व कर लिया आपने, कितना निकला 4n/3। अब आपको रेशियो निकालना होता है, केवल आप A:B का रेशियो निकाल दो। कितना निकला रेशियो 4n/3 कितना निकला n। सॉल्व कर लिया तो यहां पर जो रेशियो निकला वो कितना निकला 4:3। कुछ गड़बड़ है क्या, तो यहां पर 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल था, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल निकला 4n/3। रेशियो तुमने निकाला 4n/3 n। n कितने थे n थे, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जब 4:3 निकला तो उससे जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा A4B3, ये जो होगा वो फॉर्मूला निकल आएगा। ये थोड़ा सा आंसर जो है वो यहां पर गलत दे रखा है, ठीक है। आपके सामने फॉर्मूला जो निकला वो A4B3 निकला। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में दो कैटायन यूज किए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, डरावना क्वेश्चन लग रहा है। उससे थोड़ी कुछ होता है, फॉर्मेट जब आप सीख गए तो क्वेश्चन चाहे जैसा दे दे। आपको क्या करना होता है, पहले स्टेप पे नंबर ऑफ एनायन मानने होते हैं कितने n या x। तो आप वही लैंग्वेज चालू करो, लेट द नंबर ऑफ एनायंस, जो एनायंस हैं उनके नंबर मानिए। और यहां पर एनायन है कौन, देखिए ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब हमेशा ऑक्सीजन ही एनायन का काम करता है। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने मान लिए n मान लिए। सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे, जितने एनायन होते हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे, ये 2 टाइम होते हैं इसके। ये 3 लाइनें हमेशा मैं कॉमन यूज करता हूं। अब आपको करना क्या है, सीधे नंबर ऑफ कैटायन निकालिए। लेकिन नंबर ऑफ कैटायन दो तरीके के हैं, देखो कौन कौन, एक A2+, तो नंबर ऑफ A2+ निकालो। देखो A2+ है कहां पे, A2+ कहां पे है देखिए जरा। Lattice is made of the oxide and 1/8 of the tetrahedral white occupied by the A2+। 1/8 of the tetrahedral white, tetrahedral white कितने होते हैं 2n। सॉल्व किया तो कितना निकला n/4, ये A2+ के नंबर निकले। सिमिलरली नंबर ऑफ B2+ देखो कितने निकलेंगे, B3+, सॉरी ये कितने निकल रहे हैं, कहां पे है B3+, लैंग्वेज पढ़िए। While 1/2 of the octahedral white, आधे जो octahedral white है उसको B3+ ने अप्लाई किया है। तो B3+ कितने निकलेंगे, हाफ। कितने का हाफ, octahedral white का हाफ, तो मतलब निकला n/2। इतनी चीज निकले। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एलसीएम ले लेना है और रेशियो निकालिए। कैटायन जितने भी हैं उनका H2 ऑक्साइड आयन सबका रेशियो निकालिए। कितना है A2+ है n/4, B3+ कितना है n/2, और जो एनायन है वो कितने थे n कट गया। यहां पर कितना निकला 1/4 H2 1/2 H2 1। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम जहां पर लिया तो देखिए रेशियो निकल के आ गया 1:2:4। जैसे ये फॉर्मेट बना, आंसर तो आपके सामने निकल के आ गया AB2O4। ये देखिए आपके सामने क्या निकल के आ गया मेरा प्यारा बच्चा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो क्वेश्चन कठिन होता ही नहीं है, आपको बस वही सेम यूनिक सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, आंसर आपके सामने तुरंत निकल के आ जाएगा। उन क्वेश्चन को हो जाने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे डेंसिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल। अच्छा बच्चा, जो डेंसिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं ये बोर्ड में बहुत ज्यादा और कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से होते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए हमने कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं और उनको हम लोग प्रॉपर्ली पहले रीड करेंगे। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल हो, फर्क नहीं पड़ता वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स या किसका है, न्यूमेरिकल करने से पहले करना क्या होता है कि आप पहले क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार अच्छे से पढ़िए, वो पूछ क्या रहा है आप उस चीज पे ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं कि इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में वो डेंसिटी पूछ रहा है।
फिर आप जो भी चीज पूछे उसका फॉर्मूला दिमाग में लाइए और जो गिवन है उसको जस्टिफाई कराने की कोशिश करिए उस फॉर्मूले के साथ। जैसे ही आप इस अप्रोच के साथ चलोगे कोई भी न्यूमेरिकल आप तुरंत कर ले जाओगे। चलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू डेंसिटी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सिल्वर जो है वो सीसीपी लैटिस बना रहा है। मतलब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सीसीपी लैटिस बोले तो ये हो जाएगा आपका एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, जिसके लिए जेड की वैल्यू जो होती है वो कितनी मान के चलोगे, 4 मान के चलोगे। जेड टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं, ये आपको पहले बताया गया था। अब कह रहा है कि जो एज लेंथ है इस यूनिट सेल की वो इतनी है। आपको पहले से पता है कि एज लेंथ ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एज लेंथ दे कितनी रखी है, देखिए 408.6 पिकोमीटर। आपको मैंने ये भी बताया कि जो डेंसिटी का न्यूमेरिकल होता है उस डेंसिटी के न्यूमेरिकल में जो एज लेंथ होती है वो आपको रखनी होगी किस पे, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में। वो डिपेंड करता है आप आंसर किस में लाना चाहते हो। लेट्स सपोज हम डेंसिटी सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं तो आप एज लेंथ को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लाना चाहते थे डेंसिटी को, अगर तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 408.6 into 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये चीज याद करा रखी है कि 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। ये मीटर नहीं सेंटीमीटर है। अब इतनी चीज हो जाने के बाद आगे की चीजें देखते हैं कि भाई इसमें पूछा क्या क्या है। इसमें वो डेंसिटी निकालने को कह रहा है और क्वेश्चन में एटॉमिक मास मतलब फॉर्मूले की बेसिस पे m की वैल्यू दे रखी है 10.79 और वो माइक्रोग्राम होगा। ये माइक्रोग्राम होगा या ग्राम, थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, इसके लिए परेशान ना होइए। अब आप वैल्यू को सुधार लेंगे, मास में इतना दे रखा है तो मास आप थोड़ा सुधारेंगे तो 10.79 माइक्रोमीस 10⁻⁻6 होता है और ग्राम में आपने कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि अगर एज लेंथ सेंटीमीटर में है तो आप जो मास होगा वो ग्राम में ही रखोगे। आपने डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लगाया, mz डिवाइडेड बाय n0 aq। आपने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखनी चालू की। अब आपने जब वैल्यू रखना चालू किया तो आपने देखा कि z की वैल्यू जो है वो तो 4 आप निकाल चुके हो। m की वैल्यू आपने देखी यहाँ पर सॉल्व करके रखी हुई है। n0 एवोगाड्रो नंबर होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होगी 6.023 into 10⁻23। इसमें भी कोई आपको अलग काम नहीं करना है। और a एज लेंथ होता था और एज लेंथ आप देखिए वहां पर निकाला है आपने 408.6 into 10⁻⁻10 का होल क्यूब। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आप जरूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा और आंसर अगर मैच नहीं करेगा तो आधा नंबर भी अगर कटेगा तब भी आप जो अगर ये सोच रहे हो कि नहीं मैं 98, 99, 100 लाऊं, तो आपकी इस छोटी सी मिस्टेक से कि आप आंसर फाइनली लाने की जो प्रैक्टिस नहीं करते हो उससे भी मार्क्स कटने के चांस रहेंगे। तो आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए मैं अभी यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? मेरा यहाँ का जो आज का टास्क है वो ये सिखाना है कि आप न्यूमेरिकल को डील कैसे करते हो। आप जानोगे कैसे कि न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है और कैसे आप फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, देखता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आप अगर सेकंड क्वेश्चन में देखिए तो कह रहा है इसमें भी डेंसिटी ही पूछा है क्रिस्टल की। तो क्वेश्चन में क्रिस्टल की डेंसिटी वो पूछा गया है, डी पूछा गया है। फेस सेंटर्ड दे रखा है। आप जानते हो कि फेस सेंटर्ड का मतलब z बराबर कितना होता है मेरा बच्चा, 4 होता है। ये आप लोगों को पहले बताया गया है। बॉडी सेंटर में z2 होता है, फेस सेंटर में z4 होता है एंड सिंपल क्यूबिक में z की वैल्यू 1 होती है। यहां पर कह रहा है कि आपको निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम इज दिस। अच्छा, यहां पर अगर आप क्वेश्चन को देखें तो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एटम दे रखा है। ये एज लेंथ नहीं है, ये जो एज लेंथ नहीं है ये d की वैल्यू है डिस्टेंस, जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है वो दिया है। तो उस नियरेस्ट डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं अलग से आपको हाईलाइट करके समझाता हूं। ध्यान दीजिए, मेरे सामने 3 केस हैं। 3 केस में कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को मैं बताता हूं। एक होता है सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, एक है आपके केस में जिसको बोलते हैं बीसीसी बॉडी सेंटर, और एक होता है एफसीसी। अगर आप इनके बीच में आर एंड ए के बीच में मतलब एटम की रेडियस और एज लेंथ इनके बीच का रिलेशन अगर आप देखें तो आपने याद किया होगा कि सिंपल क्यूबिक में r इक्वल टू क्या होता है a/2, बॉडी सेंटर में r इक्वल टू कितना होता है √3/4a, और यही फेस सेंटर में r इक्वल टू कितना होता है a/2 √2।
अब किसी भी दो एटम के बीच की जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो हम कैसे याद करें, इसका डेरिवेशन भी होता है और मैं जनरली क्लास में पढ़ाता हूं, लेकिन अभी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। आप एक शॉर्टकट के तौर पे यही याद रखो कि जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, ये कैपिटल डी रखो, इसको आप कैपिटल डी दिमाग में रखो। तो जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है वो 2r के बराबर होता है, उससे फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। r यहां निकाल ही चुके, तो 2r करोगे तो नियरेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर निकला, एज लेंथ के बराबर। यार नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2r होता है ना, तो r को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से 2 मल्टीप्लाई करो, जब कटेगा तो √3/2 ये निकल के आ जाएगा। इसमें नियरेस्ट डिस्टेंस बता कितना आएगा, 2r का मतलब 2 कट जाएगा, नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी निकली, a/√2 निकला। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं कि क्वेश्चन में देखो दिया क्या था। आप क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में z की वैल्यू पता है हमें, नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब d की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 287.287, p को मीटर दे रखा है। सेंटीमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूं, सेंटीमीटर में कन्वर्जन फैक्टर आपको मैं बता चुका हूं, वो कन्वर्जन फैक्टर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ओके जी, अब ये चीज हो जाने के बाद आगे की तरफ हम देखते हैं, ये वैल्यू इतनी हो गई, d की वैल्यू पता है तो हमें a निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी पूछा है और आप जानते हो बहुत अच्छे से कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो है mz डिवाइडेड बाय n0a3। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। मोलर मास दे रखा है, मतलब बोले तो m की वैल्यू भी हमको पता है यहाँ पर, तो m की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 107.87 ग्राम पर मोल, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। जेड चूंकि फेस सेंटर्ड है तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरा प्यारा बच्चा, वो 4 आ जाएगी, ये भी रख दिया हमने। n0 एवोगाड्रो नंबर होता है, इसकी वैल्यू आपको पता है 6.023 × 10⁻23, ये एज लेंथ होता था। और एज लेंथ है कितनी मेरा प्यारा बच्चा, अगर आप एज लेंथ पर जाएं तो एज लेंथ तो दिया ही नहीं है सर, वो तो नियर डिस्टेंस दिया है तो एज लेंथ निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस, नियर डिस्टेंस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन कौन है, फेस सेंटर्ड, वो क्या होता है ये। यहां पर अगर आप फॉर्मूला देखें तो d = क्या निकला, a/√2, तो d बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है 287 × 10⁻10। जैसे आपने यहां पर वैल्यू रखा तो देखो एज लेंथ निकल के आ गया, और आप जैसे ही एज लेंथ की वैल्यू निकालोगे उस एज लेंथ को यहां पर रखोगे और उसका क्यूब करोगे, जैसे ही सॉल्व करोगे आपके सामने देखिए डेंसिटी जो होगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकल कर आ जाएगी। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, खासकर बोर्ड में तो बिल्कुल ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, बस जरूरत होती है आपके समझने की। अगर आप प्रॉपर्ली समझ रखे हो तो आप क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर भी कर सकते हो। चलिए इतनी बातें पढ़ और समझ लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन पे जब मैं आया क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि एटॉमिक मास दे रखा है भाई। एटॉमिक मास का मतलब ये m की वैल्यू दे रखी है 197 ग्राम होता था, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे पीडीएफ में, जब हमको लगता है कुछ मिसप्रिंट हुआ है। फिलहाल ये 197 माइक्रोग्राम ही होगा। ओके, तो आप इसको कन्वर्ट कर लिए 197 माइक्रोग्राम मतलब 10⁻⁻6 ग्राम हो गया। एटॉमिक रेडियस बोले तो r की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है 0.4114 पिकोमीटर। आपको मालूम है पिकोमीटर में काम नहीं चलता हम लोगों का, हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर में चाहिए तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आ जाएगा। एफसीसी पता चल गया, तो मतलब बोले तो जो जेड की वैल्यू निकल के आ गई वो भी आपके सामने क्लियर हो गई, वो 4 आ जाएगी। डेंसिटी क्वेश्चन में पूछ रखा है, अब एक बार आप क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला आपने लगाया mz डिवाइडेड बाय n0a3। अगर आप इस फॉर्मूले में ध्यान दें तो इस फॉर्मूले में डेंसिटी पूछा गया है, मोलर मास दिया है, z दिया हुआ है, n0 पता रहता है, n0 की वैल्यू एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23। क्वेश्चन में a नहीं दिया है। जब ऐसे क्वेश्चन जिसमें a ना दिया होता है तो या तो नियरेस्ट डिस्टेंस का केस लगा देते हैं वो लोग, या तो r के साथ रिलेशन लगा देंगे। तो देखो एटम की रेडियस दे रखा है तो आप r और a का रिलेशन लगाओ, कौन सा क्यूबिक देख लीजिए, कौन सा एफसीसी है, तो एफसीसी में आपको मालूम है r = क्या होता है 2√2, तो यहां से a बराबर कितना निकल के आ जाएगा r × 2√2। यहीं पे r की वैल्यू आपने रख दिया, r की वैल्यू कितनी है 0.144
इंटू 0.144 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर इंटू क्या निकल के आ जाएगा 2√2। जैसे सॉल्व किया तो देखिए आपके सामने a जो है वो निकल के आ गया। उस a की वैल्यू यहाँ रखिए, सॉल्व करिए, डेंसिटी चुटकियों में निकल के आ जाएगा। तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला भी आपके लिए आसान है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है पहला बच्चा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन क्वेश्चन को समझने के बाद देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें ये क्वेश्चन क्या रहा है। इस क्वेश्चन में ये एटम्स लिखा होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चलिए हाँ ध्यान। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि एक एलिमेंट ए है जो एफसीसी स्ट्रक्चर रखा है। हाँ सारे क्वेश्चन एफसीसी वाले हैं, कोई बात नहीं। एफसीसी मतलब z इक्वल टू कितना है 4 हो जाएगा, ये फिक्स रहता है। अब कह रहा है कि ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का कुछ मास दिया गया है। कह रहा है कि एलिमेंट का लगभग 200 ग्राम जो है 200 ग्राम ये जो एलिमेंट है उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है। कितने बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है देखिए लिखा हुआ होगा, लिखा है कितने एटम प्रेजेंट है 4.12 इंटू 10⁻24 इतने प्रेजेंट है एटम्स। इतने एटम 200 ग्राम एलिमेंट के अंदर, अगर 200 ग्राम उठाओगे एलिमेंट का तो इतने एटम मिल जाएंगे। डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है, इस बार क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी है। कितनी डेंसिटी दे रखी है देखते हैं। डेंसिटी दे रखी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। आपसे पूछा क्या गया है, एज लेंथ पूछा गया है। करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहला सिंपल तरीका, आप फार्मूला लगाइए जो भी पूछा जा रहा है। आपने डेंसिटी का फार्मूला लगाया, डेंसिटी का फार्मूला लगाया, वो निकला mz डिवाइडेड बाय n नॉट a क्यूब। अब देखिए क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है। हमको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी हाँ दे रखी है, वेरी गुड, डेंसिटी गिवन है आपको, अच्छी बात है। डेंसिटी दिया हुआ है तो उसके बाद z फेस सेंटर्ड है तो z की वैल्यू 4 भी दे रखी ही होगी। n नॉट एवोगाड्रो नंबर है, उसकी वैल्यू देने की जरूरत भी नहीं है, आपको याद होनी चाहिए। 6.023 into 10⁻23 a एज लेंथ है, देखते हैं एज लेंथ दे रखी है कि नहीं दे रखी है। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ओके जी, आपसे एज लेंथ पूछा गया है, आपसे एज लेंथ पूछा गया है, लेकिन दिया तो मोलर मास भी नहीं है, ये कुछ और कंडीशन दिया है। 200 ग्राम मोलर मास नहीं कह रहा, 200 ग्राम के अंदर कितने एटम है वो एक अलग कंडीशन है। मोलर मास भी नहीं है, भी नहीं है, तो कोई एक बता दो दूसरा निकल के आ जाएगा। हमें ए निकालना है अगर तो मोलर मास पहले निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास निकालने के लिए क्लास 11th का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एक मोल जो भी एलिमेंट होता है, एक मोल एलिमेंट या एटम जो होते हैं, इनका जो मास होता है, इनका जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के बराबर अगर वो एटम्स हैं, और अगर मॉलिक्यूल हैं तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर। एक मोल का मतलब बोले तो 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, 23 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं, इनका जो मास होगा वो होगा एटॉमिक मास के बराबर या वो होगा मोलर मास के बराबर। तो ये जो 200 ग्राम है वो क्या है, वो तो इतने एटम का है, तब तो आपको समझ में आने लगेगा उतने मॉलिक्यूल या एटम का मास मोलर मास के बराबर होता है। मतलब अगर उतने का मैं मास निकाल लूं, उतने एटम का अगर मैं मास निकाल लूं तो मोलर मास पता चल जाएगा। दिया इतने का है तो आप एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाइए, क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। आप कैसे लगाओगे, आप लिखोगे 4.12 into 10⁻24 एटम्स। इतने एटम्स जो होते हैं हैव मास, इतने एटम का जो मास होता है वो कितना है मेरा प्यारा बच्चा 200 ग्राम। 200 ग्राम है, इसलिए एक एटम का मास कितना हो जाएगा बताइए। क्लास 8 9 10 समय यूनिटरी मेथड कहीं ना कहीं यूज किया है। क्या जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 4.12 into 10⁻24 इतना निकल के आ जाएगा। इसलिए अब एवोगाड्रो नंबर का निकाल लीजिए 6.023 into 10⁻23 इतने का पूछा गया है। इतने का जब निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 200 into 6.023 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय ये कितना जाएगा 4.12 into 10⁻24। आप जैसे ही पूरा सॉल्व करोगे तो ये इतने मॉलिक्यूल, अब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास निकला, और वही जो मास होता है यही मास किसके इक्वल हो जाएगा मोलर मास के बराबर जो तुम m रखते हो। और यही हमको m चाहिए था, वो m उठा के यहाँ पर रख दीजिए। जैसे m उठा के यहाँ पर रखोगे सॉल्व करोगे, डेंसिटी आपके सामने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी डेंसिटी तो दे ही रखी है, डेंसिटी तो दे ही रखी है, सीधे a क्यूब की वैल्यू निकल के आ जाएगी, a क्यूब की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब a निकालना है तो a कैसे निकालोगे, क्यूब को उधर भेजोगे तो आप जो भी वैल्यू निकली होगी उसकी पावर 1/3। इसको सॉल्व करिए। अब सर हम इसको सॉल्व करना नहीं जानते, कैसे सॉल्व करें, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है,
सबसे सिंपल तरीका क्या है कि माना कोई भी वैल्यू है, लेट्स सपोज 4.12 into 10 to the power minus 23। आप एक टास्क करिए, आप कुछ ऐसा करिए कि इसकी पावर कुछ ऐसी बनाइए जो इससे 3 से कट जाए, तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे 1/3 की पावर को। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 41.2 into 10 to the power minus 24। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ पावर 1/3। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि ये 1/3 दोनों पे आएगा, दोनों पे आएगा तो -24 into 1/3 मतलब 10 की पावर -8 बचा, और बचेगा केवल आपको क्यूब रूट निकालना होगा। क्यूब रूट किसका निकालना होगा? 41.2 का, जो कि क्यूब रूट निकालना कहीं काफी आसान है। आप सॉल्व करिए, आपके सामने सीधे एज लेंथ सेंटीमीटर में निकल गया। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, आप ध्यान से समझोगे क्वेश्चन हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा बेसिक सा यूज किया गया है, उस पर बेस डेंसिटी का न्यूमेरिकल बनाया गया है। फॉर्मूला एक ही है, लेकिन उसको समझने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग हैं। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं देखूं डेंसिटी के बाकी के न्यूमेरिकल पर मैं चलूं कि देखता हूं कि डेंसिटी के बाकी और कौन कौन से न्यूमेरिकल होते हैं। देखिए न्यूमेरिकल, अब अगला ये न्यूमेरिकल देखिए, इस न्यूमेरिकल में है क्या मेरा प्यारा बच्चा? अब अगर आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द Na प्लस एंड Cl माइनस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन रेफरेंस में कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे ये अलग अलग टाइप के क्रिस्टल होते हैं, जैसे Na प्लस एंड Cl माइनस, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, कैटायन एंड एनायन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसका जो 2 टाइम होता है वो लगभग एज लेंथ के बराबर होता है। ऐसे कई सारे रिलेशन आपको मैं रेगुलर क्लास में पढ़ा देता हूं, लेकिन अभी चूंकि ये क्वेश्चन तो बोर्ड के हिसाब से ज्यादा जरूरी नहीं है, रेफरेंस में क्वेश्चन मिल जाते हैं ऐसे, और खासकर आईएससी बोर्ड में टाइप ऑफ क्रिस्टल दिया गया है, तब में भी जरूरत होगा अलग अलग क्रिस्टल में अलग अलग कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस। तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका जो 2 टाइम होता है वो एज लेंथ के बराबर होता है। मतलब मैं अगर एज लेंथ निकाल लूं तो Na प्लस एंड Cl माइनस, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? वो निकल के आ जाएगी a/2। तो सीधी सी चीज है कि अगर आपने एज लेंथ निकाल लिया तो उसका आधा जैसे करोगे तो Na प्लस Cl माइनस के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। एज लेंथ कैसे निकलेगी? डेंसिटी देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाँ क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है डेंसिटी 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो वेरी गुड, शाबाश। NaCl क्रिस्टलाइज इन FCC, FCC का मतलब Z की वैल्यू दे रखी है, Z की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। ये कोइंसिडेंस ही है, ये सब में FCC है, चिंता मत करिए। PCC होगा तो 2 मान लोगे, सिंपल क्यूबिक होगा तो आप 1 मान लोगे, उसके लिए परेशान मत होना। अब क्वेश्चन में हमें A निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों? डेंसिटी का फॉर्मूला आपने लगाया mz डिवाइडेड बाय n0 a क्यूब। देखते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपने देखा z की वैल्यू 4 आपको पता है, a हमको निकालना है, a हमने निकाला अभी पहले भी सिखाया था। n0 की वैल्यू पता रहती है 6.023 into 10 to the power 23। मोलर मास नहीं दिया है, जब ना दिया हो तो आप NaCl के मास को ऐड कर लीजिए। सोडियम का मास 23 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 होता है। जैसे आप ऐड करोगे तो आपके सामने 58.5 उसका मास निकल के आ जाएगा ग्राम पर मोल में। आप वो वैल्यू उठाइए और वो वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो ये मास की वैल्यू भी आपको पता चल गई। और डेंसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। देखिए चीजें ध्यान रखा करिए, ये डेंसिटी ग्राम में दे रखी है, इसीलिए मास को ग्राम में रखा है। डेंसिटी अगर किलोग्राम में होती तो आप किलोग्राम में कन्वर्ट करके रखते, और ऐसा करने पर जब आप एज लेंथ सॉल्व करके लाओगे तो वो सेंटीमीटर में ही आएगी। ये बहुत ख्याल रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या भरोसा कि ऑप्शन सेंटीमीटर में ना दे रखा हो, तब आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप धीरे धीरे कर ले जाओगे। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भाई क्या कहना चाहता है? सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल। बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। आप बस जो आपको काम की चीजें हैं उनसे मतलब रखिए कि Z दे रखा है, FCC दिया है, तो FCC का मतलब तुरंत Z की वैल्यू पता होती है। Z बोले तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना? 4। कह रहा है कि विद एज लेंथ ऑफ दिस, तो एज लेंथ बोले तो A की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3.608 into 10 to the power -8। काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, क्योंकि हमको पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ा, सीधे सेंटीमीटर में दे रखा है। आसानी क्वेश्चन हुआ इस हिसाब से। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी भी क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
आपको एटॉमिक मास निकालना है, एम निकालना है इस बार कॉपर का। तो सेम वही फॉर्मूला लगाओगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या लगा दोगे, mz डिवाइडेड बाय n नॉट a क्यूब लगा दीजिए। आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस कर रहे हो, सब में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। आप देखिए z की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, एज लेंथ दे रखा है, क्यूब का नंबर भूलिएगा, ऐसा नहीं कि सीधे ऐसी वैल्यू उठा के रख दिया, पूरे का क्यूब होगा, मतलब इसकी पावर फिर 1/3 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा। n नॉट एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 × 10⁻23, आपने ये वैल्यू रख दिया, क्लियर। मोलर मास क्वेश्चन में कहां दिया है, ये तो पूछा गया है, वेरी गुड, ये पूछा गया है। डेंसिटी दिया होगा, हां दिया है डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया है, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप खुद क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कठिन होता ही नहीं है, आप बस ईमानदारी से थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए, वही फॉर्मूला बार बार यूज होता है, आपको बस प्रॉपर्ली वैल्यू रखनी है और आपके सामने आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा, क्लियर। सॉल्व करिए, मोलर मास होगा वो ग्राम में आपके सामने प्रेजेंट होकर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। काफी क्वेश्चन आपने कर लिए, लगभग 7-6 क्वेश्चन कर लिए, 7वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक एलिमेंट x है, इसका एटॉमिक मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास यहां पर m से मानते हैं फॉर्मूले में, तो वो क्या जाएगा 60 ग्राम पर मोल। डेंसिटी देखो कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, ठीक है। वैसे तो जो लेक्चर्स आपके बन रहे हैं उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मेन टॉपिक कवर कर लिए जाएं। कुछ लेक्चर्स जो आपको प्रॉपर डिमांड हो, तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में या मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। उस बेसिस पे मैं जो भी आपके पर्सनल डाउट होगा जिस टॉपिक में, उसको भी मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा, जिससे आपके बोर्ड से पहले जो जो प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम को वीडियो के फॉर्म में अब तक मैं प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। डेंसिटी, वेरी गुड। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज दिस। अब एज लेंथ कितनी दे रखी है, एज लेंथ दे रखी है 400 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब 400 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये हो गया पिकोमीटर की वैल्यू। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल। एक्चुअली में जब वो टाइप ऑफ यूनिट सेल कहता है, इस बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा। जब भी वो टाइप ऑफ यूनिट सेल कहे, ये बिल्कुल अच्छे से दिमाग में उठा लीजिए। अगर मैंने कहा कि टाइप ऑफ यूनिट सेल बताओ, तो मतलब जेड निकालना है तुम्हें। अगर जेड की वैल्यू लगभग माना 1 के आसपास है तो वो सिंपल क्यूबिक है। जेड की वैल्यू मान के चलो कि 2 के आसपास आ रही है तो बीसीसी स्ट्रक्चर है। जेड की वैल्यू जो है वो लगभग अगर 4 के आसपास आ रही है तो वो एफसीसी है। 4 का मतलब 3.6 नहीं, मतलब ये 3.92 ऐसे, मतलब अप्रॉक्सीमेट इसके पास आ रही है। जब बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आपको पता है टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछा गया है, तो मतलब हमें निकालना क्या है, जेड निकालना है। क्वेश्चन में दिया क्या है, आर की वैल्यू जो है वो दे रखी है, रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, ओके जी। दो चीजें पूछी गई, पहले टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पूछा गया है, फिर कह रहा है रेडियस ऑफ एटम भी निकालना। तो रेडियस ऑफ एटम निकालना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। कौन सा सेंटर है वो, टाइप कौन सा देख लीजिए। अच्छा, पहले नेचर निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले नेचर आप निकाल लीजिए। नेचर निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इक्वल टू mz डिवाइडेड बाय n नॉट a क्यूब। फॉर्मूले में लिखिएगा, z जो है ये निकालना है, इसी से नेचर निकलेगा। मोलर मास क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 60 ग्राम पर मोल दिया गया है। यहाँ पर एज लेंथ जो है वो आपको दी गई है 400 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों रखा, क्योंकि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। डेंसिटी कितनी रखी थी, 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एवोगाड्रो नंबर है 6.023 × 10⁻23 है। आपने जैसे सॉल्व किया, सॉल्व करने पे जेड की वैल्यू आ गई। माना आपने सॉल्व किया, हम लेट सपोज मान रहे हैं कि जेड की वैल्यू जो है वो लगभग 3.9 के आसपास आई, मतलब जेड की वैल्यू कितनी है 4। इससे पता चल जाएगा कि वो क्रिस्टल कौन सा है, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है। और जैसे क्रिस्टल पता चलेगा तभी तुम आर निकाल पाओगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो आर और ए का रिलेशन लगाओगे, क्योंकि जैसे बीसीसी और कॉम्बिनेशन। ये जेड की वैल्यू जो थी वो कितनी है, मैंने पढ़ा था जेड की वैल्यू यहाँ पर 4 आई, तो जेड की वैल्यू 4 है, इसका मतलब वो हो जाएगा एफसीसी। तो आप आर और ए का रिलेशन लगा दीजिए एफसीसी में। एफसीसी के केस में क्या होता है, आर इक्वल टू ए बाई 2√2। अगर बीसीसी होता तो √3/4 लगा देते। अब क्वेश्चन में तुमको पता चल गया, आर पूछा गया है, एज लेंथ तो पहले से रखी थी ना, वो एज लेंथ उठा के रख दीजिए। सर अगर पहले से पता थे तो पहले क्यों नहीं यूज कर लिए, पहले तुमको ये नहीं पता था ना कि नेचर कौन सा है, तो आर और ए का रिलेशन कौन सा लगाओगे वो पहले से कैसे पता चल जाएगा।
वो तो पहले निकालना पड़ेगा। अगर सिंपल क्यूबिक होता तो हम r और a का रिलेशन ये यूज करते, BCC होता तो हम r और a का रिलेशन का यूज करते, √3/4 a यूज करते, FCC होता तो r और a का रिलेशन जो होता है वो हम a/2 यूज करते। इस तरीके से जो वैल्यू होती है वो यूज की जाती है। क्लियर है? अब आगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर। ये इतना पूछा गया है, कह रहा है कि हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन 208 ग्राम। मतलब आप मान के चलिए कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफी अच्छे हैं। इसके दो तरीके की अप्रोच होती है, पहले मैं अप्रोच सिखा देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन होगा उसको भी मैं सिखा दूंगा कि कैसे किया जाता है, उसको मैं साइड में सिखाऊंगा। यहां पर क्वेश्चन में पहले देखो दिया क्या है और पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, जो क्रिस्टल है वो BCC है। BCC है मतलब Z की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी। एज लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी 288 पिकोमीटर। 288 पिकोमीटर का मतलब हो गया 288 पिकोमीटर का मतलब कितना हो गया 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। क्यों सर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए? देखिए ग्राम में पूछी जा रही चीजें, डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों, मैं इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन में डेंसिटी जो है वो दी गई है, कितनी दी गई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कह रहा है फिर वो कुछ कह रहा है ऐसे, कह रहा है कि एलिमेंट यहाँ कुछ रख दिया उसने। अब एलिमेंट रख दिया उसने, कहा कि 208 ग्राम एलिमेंट है। अब कह रहा है इसके अंदर कितने एटम्स हैं, इसके अंदर कितने एटम्स हैं ये निकालो। एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में समझिए, इस क्वेश्चन में या तो नंबर ऑफ एटम पूछता है, दो बात समझ लीजिए। इसमें ये कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालो, आप नंबर ऑफ एटम्स निकालो, या फिर वो कहता है कि निकालो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे इन मास या वैल्यू। या तो गिवन मास में पूछेगा कितने यूनिट सेल होंगे या गिवन वैल्यू में पूछेगा। खुद ही देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मास गिवन है ना, कह रहा है 208 ग्राम के अंदर कितने एटम होंगे, या फिर वो यूनिट सेल निकालने को कह दे। अगर यूनिट सेल तुमको पता चल गया कितने हैं, जैसे हमने कहा इसके अंदर माना हमको पता चल गया कि इसके अंदर कितने यूनिट सेल हैं। अगर हमको माना ये पता चल गया कि कितने यूनिट सेल इसके अंदर प्रेजेंट हैं, अगर यूनिट सेल इसके अंदर आपको पता चल गया कि कितने हैं तो अपने आप एटम भी निकल के आ जाएंगे। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? हमने कहा कि माना यूनिट सेल, एग्जांपल के तौर पे समझो, हमने कहा कि अगर माना यूनिट सेल माना 20 है, 20 यूनिट सेल है, और कौन से यूनिट सेल है BCC के। एक BCC में कितने एटम होते हैं, एक BCC में होते हैं 2, तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे 20 × 2 मतलब कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। समझ आ रहा है मेरा प्यारा बच्चा? मतलब आपको एक तरीके से निकालना क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं Z के बराबर। अगर यूनिट सेल निकल गए तो टोटल एटम भी निकल के आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या है मेरा प्यारा बच्चा कि मास गिवन, अच्छा तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल, तुमको नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हो या नंबर ऑफ एटम निकालने हो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर यूनिट सेल पता चल गया तो एटम भी निकल के आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या रहा था कि 208 ग्राम एलिमेंट के अंदर कितने एटम होंगे, तो मैं यूनिट सेल निकाल दूंगा। कैसे यूनिट सेल निकालेंगे, देखिए अगर हम नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के दो तरीके लगा सकते हो। या तो तुम नंबर ऑफ यूनिट सेल का एक फॉर्मूला ये लगाओ जो मैं इधर यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या यूज करिए, टोटल वैल्यू गिवन, कितना टोटल वॉल्यूम गिवन है। कभी कभी वॉल्यूम गिवन होता है ऐसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने एटम या यूनिट सेल होंगे, तो टोटल वॉल्यूम गिवन होगा। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे आप, मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। आप नीचे से डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल से। आप वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे। एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है मेरा प्यारा बच्चा, पता है आपको AQ। या तो ये फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लीजिए। जब मास गिवन है तो मास वाला फॉर्मूला लगाइए। तो मास वाला फॉर्मूला कैसे लगाओगे, टोटल मास, जो टोटल मास गिवन है, टोटल मास ऑफ द यूनिट सेल, जो टोटल मास है यूनिट सेल का ये निकाल लीजिए। टोटल मास ऑफ यूनिट सेल जो दिया आप निकालेंगे क्या, तो दिया ही रहता टोटल मास, जैसे दिया है 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के मास से डिवाइड कर दीजिए। अब क्वेश्चन तुम चाहते इसी क्वेश्चन को वैल्यूम के रेफरेंस में सॉल्व कर सकते हो। जो टोटल मास दिया है ना उसी टोटल मास को डेंसिटी से डिवाइड करके टोटल वॉल्यूम निकाल लेते। मैं इसको दो टाइम में बताता हूं, दो तरीके से करके बताता हूं। मैं इसको बता देता हूं एल्गोरिथम 1
पहला तरीका, और इधर हम सॉल्व करके दिखाएंगे एल्गोरिथम 2। दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चाहो तो तुम इसको वैल्यू से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो मास से सॉल्व कर सकते हो। अब मास से सॉल्व किया तो टोटल मास कितना गिवन है 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, 208 ग्राम एलिमेंट टोटल मास गिवन हुए हैं। अब मास ऑफ वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का मास कितना होता है ये थोड़ा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। एक यूनिट सेल का मास कितना होता है थोड़ा ध्यान दीजिए, Z इनटू m अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये आपको बताया गया था जब डेंसिटी का न्यूमेरिकल कराया जा रहा था, क्योंकि एक यूनिट सेल में कितने एटम है और एक एटम का मास वो यूनिट सेल के एक यूनिट सेल के मास के बराबर होता था। इसमें Z तो चलो माना BCC है, निकाल ले जाओगे कि तुरंत 2 होता है, और एवोगाड्रो नंबर भी पता है। मोलर मास अगर एलिमेंट के बारे में पता होता तो मोलर मास रख देते, आसान हो जाता क्वेश्चन। लेकिन अब मोलर मास नहीं पता है सर, अब क्या करें? अब मोलर मास अगर नहीं पता है तो मोलर मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? डेंसिटी का फार्मूला दोबारा यूज करिए। आप डेंसिटी का फार्मूला लगाए, डेंसिटी इक्वल टू mz डिवाइडेड बाय n नॉट aq। देखिए डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां से मोलर मास निकाल लीजिए। z की वैल्यू BCC है 2 हो गई, n नॉट ये हो गया, और n क्यों निकाल लीजिए यहां से n निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। आप तो सीधे जो आपको वैल्यू चाहिए थी ना, आपको ये तो पता ही चल गया कि मास ऑफ वन यूनिट सेल होता कितना है। मास ऑफ वन यूनिट सेल होता है mz डिवाइडेड बाय n नॉट, ये होता है। ये चीज यहां से निकाल लीजिए, mz डिवाइडेड बाय n नॉट। आप सीधे डेंसिटी को a क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब यहां से डेंसिटी इनटू a क्यूब कर दीजिए। जैसे ऐसे करोगे तो मास ऑफ वन यूनिट सेल आ जाएगा, और मास ऑफ वन यूनिट सेल यहां रखोगे। जैसे ही मास ऑफ वन यूनिट सेल यहां रखोगे तो मास ऑफ वन टोटल मास हमने रख दिया, और मास ऑफ वन यूनिट सेल यहां पर रखा, तो सीधे ऐसा करने पे तुम्हें क्या पता चल जाएगा, तुम्हें नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। हमने कहा नंबर ऑफ यूनिट सेल तुम्हारा निकला x नंबर ऑफ यूनिट सेल निकले, तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे? टोटल एटम हो जाएंगे मेरा प्यारा बच्चा, एक यूनिट सेल में होते हैं 2 BCC के हिसाब से, तो टोटल एटम इनटू 2 आ जाएगा। मैं एक बार इसको दोबारा समझाता हूं कैसे करना है। अगर आपको कंफ्यूजन है मैं एक बार जल्दी से इसको दोबारा समझा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे करना था। हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, एक बार दोबारा जल्दी से आराम से करना। क्वेश्चन में करना क्या था? क्वेश्चन में आपको निकालने थे नंबर ऑफ यूनिट सेल। पूछा तो एटम है सर, यूनिट सेल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यूनिट सेल निकालोगे तभी आप टोटल एटम निकाल पाओगे। नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल जो मास गिवन है, टोटल जो मास गिवन है डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के मास से जब डिवाइड कराओगे तब आपको टोटल यूनिट सेल के नंबर निकलेंगे। टोटल मास कितना गिवन था? 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। ठीक, मास ऑफ वन यूनिट सेल कितना होता है? mz डिवाइडेड बाय n नॉट, ये सिखाया गया है। सर ये कैसे निकालेंगे? आप फॉर्मूला लगाओगे डेंसिटी इक्वल टू mz डिवाइडेड बाय n नॉट a क्यूब, ये फॉर्मूला लगाओगे। जैसे ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहां से mz डिवाइडेड बाय n नॉट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? क्योंकि डेंसिटी दी हुई है, a दिया हुआ है। जैसे ये वैल्यू यहां पर रख दिया आपने, रखने पे सीधे आपके सामने क्या निकल के आ गया? नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गया, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गया। और आपसे लेकिन पूछा क्या गया है? टोटल नंबर ऑफ एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ क्या निकले हैं? यूनिट सेल। जितने यूनिट सेल निकले हैं इनटू z। एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, और क्योंकि ये BCC है तो यहां पर z की वैल्यू 2। सॉल्व किया तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ गया। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। अब दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहां पर आप एक बार देखिए। अब आपके सामने टोटल वैल्यूम तो दिया नहीं सर, टोटल वैल्यूम कैसे निकालें? तो आप टोटल वैल्यूम कैसे निकाल सकते हो? टोटल वैल्यूम ऑफ एलिमेंट, टोटल वैल्यूम ऑफ एलिमेंट देखिए कैसे निकालेंगे। उसके लिए जो टोटल मास है, टोटल जो मास है एलिमेंट का, टोटल मास ऑफ एलिमेंट जो है उसको किससे डिवाइड करेंगे? डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। टोटल मास देखिए दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे पास? 208 ग्राम। टोटल डेंसिटी कितनी दे रखी है? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपने ये वैल्यू पूरी रख दी। जैसे ही पूरी वैल्यू रखी तो टोटल वैल्यू आ गया। एक यूनिट सेल का वैल्यू कितना होता है? a क्यूब। और आपको एज लेंथ पता है, जैसे सॉल्व किए देखो फिर से नंबर ऑफ यूनिट सेल इस तरीके से भी आ गए। और नंबर ऑफ यूनिट सेल को, जैसे नंबर ऑफ यूनिट सेल को, नंबर ऑफ यूनिट सेल को आप नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हो एक यूनिट सेल के। BCC है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम निकल के आ जाएंगे। अब आपकी अपनी इच्छा है कि इस क्वेश्चन को किस एल्गोरिथम से किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो।
चाहे मास के रेफरेंस से सॉल्व कर लो पूरा का पूरा, चाहे वैल्यू के रेफरेंसेस को सॉल्व कर लो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कभी ये वाला क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मैं देखा हूं बहुत अच्छे बच्चे भी इस क्वेश्चन में परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप इसको 2-3 बार देखिए, समझिए, आपको ये क्वेश्चन कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा अगर आप इस अप्रोच से चल रहे हो। क्लियर है? चलिए देखता हूं आगे कोई क्वेश्चन है कि नहीं है। फिलहाल आगे कोई क्वेश्चन नहीं। जितने भी मिनिमम आपके कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट जितने भी थे और जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे अप्रोच जो बोर्ड में आते थे वो मैंने सारे आपको सिखा दिए। हम लोगों ने 2 चीजें सीखी, एक हम लोगों ने फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन सीखे और डेंसिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल सीखे। इसके बाद आप लोग इसको देखिए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। जो परेशानी होती है तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हो 7905409171। आप डायरेक्ट मैसेज करिए। आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसकी वीडियो बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट करूं जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपके बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हम और हमारा इंस्टीट्यूट आपके साथ है। थैंक यू बच्चों।